वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर बात करेंगे। सो दिस इज़ अवर टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, राइट। सो ये कोई आर्टिकल में डेरिवेशन नहीं है और मैं पैरा वाइज इसको एक्सप्लेन करने की आपके साथ कोशिश करूँगा। सो विल जस्ट फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट पैराग्राफ वट ही हैज़ एनसीईआरटी हैज़ सेड अबाउट दिस पैराग्राफ के फिगर नंबर 2, जो ये सेक्शन आपके पास 2.7 है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्पेसिफाइड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आपको पता था, चार्ज और उसकी लोकेशन आपको पता थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दोज चार्जेस वाज डिटरमिन्ड। इन दिस सेक्शन वी आस्क ए रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ डिस्टिंक्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इन ए गिवन फील्ड। अब क्या होगा, आपके पास फील्ड जो है वो ऑलरेडी गिवन होगा आपके पास, राइट। Field will be already given to you. So this was in fact the starting point that was led us to the notion of electrostatic potential energy. So but there were here we address this question again to clarify in what way it was different from the section 2.7. तो इसमें अभी तक आपने जो किया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो आप ऐसे करते थे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोर्स चार्ज क्यू है। ओके, सो इसको आपने असेंबल किया, तो जब आप चार्ज क्यू को यहाँ लेके आए तो कोई आपका वर्क डन नहीं हुआ, सो देर इज नो पोटेंशियल एट ऑल, राइट। सो बट व्हेन यू ब्रिंग अनदर चार्ज in the presence of this source charge q, right, then then the work done in bringing this charge to this point is, this work done is stored in the form of potential energy, and that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. दिस इज़ क्यू इंटू क्यू, और ये दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस में इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो R12 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ R12, राइट। सो अब हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं कि अगले पैराग्राफ में आपको क्या समझना है। एंड दिस ए लॉन्ग पैराग्राफ, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस पैराग्राफ, इट्स अ लॉन्ग वन। सो every one of you will understand it in very nice way. हम पहले जो ग्रीन पार्ट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेन डिफरेंस इज दैट वी आर नाउ कंसर्न विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या होगा, जैसे हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, तो इसमें जो फील्ड है ये सोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको आप पहले यहाँ लेके आए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। पर अब आप पोटेंशियल एनर्जी, ये दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, राइट। बट इन दिस केस जो सेकेंड पैराग्राफ है, हमारा जो आर्टिकल है वह पोटेंशियल एनर्जी नाउ इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो अब हमारा जो फील्ड होगा वो हमने एक्स्ट्रा अप्लाई किया होगा। आई मीन जैसे ये वाला चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू है, इसको आप जब पहले केस में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको जब आप यहाँ लेके आते हैं तो कोई ऑलरेडी फील्ड यहाँ नहीं होता है, और जब आप इसको लेके आते हैं तो कोई आपको काम नहीं करना पड़ता। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई अननोन सोर्स से यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। तो जब आप पहले चार्ज को यहाँ लेके आओगे, फॉर एग्जांपल ये कोई फील्ड का सोर्स है, अननोन सोर्स है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब आप इस क्यू चार्ज को यदि आप यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा, पहले चार्ज को भी जब आप यहाँ लेके आएंगे तो आपको कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और आप पहले चार्ज को असेंबल करने में भी आपको कितना काम करना पड़ेगा, जो चार्ज कैपिटल क्यू है और जहाँ आप लेके आए हैं उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है। ओके, सो ये एक्सप्रेशन कुछ बदल जाने वाला है, तो इसी की बात हम करते हैं अभी, फिर आपके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन हम अच्छे तरीके से करेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी अब निकालनी है कि ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड यदि लगा हुआ है जिसका सोर्स आपको पता नहीं है, तब आपको चार्ज को वहाँ असेंबल करना है। एक्सटर्नल फील्ड ई इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्जेस। यहाँ देखिए पहले केस में और दूसरे केस में फ़र्क देखिए। पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू को लाने से पहले जीरो है, जब आप स्मॉल क्यू को इस पॉइंट के ऊपर R12 डिस्टेंस के ऊपर लाते हैं तो ये जो कैपिटल क्यू है वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। पर दूसरे केस में क्या है कि जब आप पहले चार्ज को कैपिटल क्यू को भी आप R डिस्टेंस के ऊपर लेके आते हैं तो ऑलरेडी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ये इन दोनों केसेस के बीच में एक मेजर डिफरेंस रहेगा। इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है क्या नहीं है, स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जब आप पहला चार्ज
असेंबल करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए पहला चार्ज ला रहे हो, तो वहाँ फील्ड है, राइट? अच्छा, उसमें जो कंडीशंस है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि हुज पोटेंशियल एनर्जी वी विश टू कैलकुलेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स एक्सटर्नल टू द गिवन चार्जेस। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इससे एक्सटर्नल होगा, राइट? ये आपको बात समझना है। एंड देन द एक्सटर्नल चार्जेस, द एक्सटर्नल सोर्स में बी नोन, ये नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है। इसके साथ हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होना चाहिए, राइट? आगे चलिए। what is specified is the electric field E or the electrostatic potential due to some external force। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात के टर्म में बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स वहाँ होना चाहिए। अब हम ग्रीन लाइन की ओर शिफ्ट करते हैं। बी अज्यूम that the charge Q does not significantly affect the source producing the external field। ये आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आप जो टेस्ट चार्ज है उसको आप इतना छोटा कंसिडर करते हैं ताकि वो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस ना कर सके। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दिस इज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। यदि आप चार्ज क्यू को, जो टेस्ट चार्ज है, आप उसको सोर्स चार्ज की ओर लेके आते हैं तो ये इतना छोटा होना चाहिए ताकि इसकी पोजीशन को डिसलोकेट नहीं कर सके। पर अब हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनस्पेसिफाइड है। ये नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, पर फिर भी आपकी कंडीशन वही रहेगी कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा होना चाहिए ताकि वो ये जो अनस्पेसिफाइड सोर्स है उसको डिस्टर्ब ना कर सके। हाँ, यदि ये वेरी स्मॉल है, यदि आपका जो टेस्ट चार्ज है इफ इट इज़ वेरी स्मॉल इज वन थिंग, so that it will not disturb the external source of electric field, but it might have finite size, it is also possible। इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है, it might have finite size। if it will have finite size, यदि अपना इसका कोई एक finite size है तो आपको ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्सेस के साथ आपको जबरदस्ती करके इस तरीके से मैनेज करना है ताकि इसके डिफाइनाइट साइज होने के बावजूद भी आपका जो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। Even if Q is finite, its influence on the external source may still be ignored in the situation when very strong source far away at infinity produce a finite electric field in the region of interest, right? नोट करिए। अब हम इस पार्ट में चलते हैं। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। नोट अगेन that we are interested in determining the potential energy of a given charge Q। अब हम इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। कब? जब आपके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होता है, राइट? सो एंड a system of charges in the external field, so we are not interested in potential energy of the sources producing the external field। देखिए इसको आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। यदि फॉर एग्जांपल आप चार्जेस को असेंबल कर रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, आपने 4 चार्जेस को असेंबल किया है, तो आप जब पहला चार्ज लेके आते हैं तो उसके लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। पर जब आप दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उसको पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल फेस करना पड़ता है। आई मीन इसके लिए जो आपको वर्क करना पड़ता है वो आ जाता है Q2 चार्ज को आप लेके आते हैं और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। फिर जब आप Q3 को लेके आते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, इसका पोटेंशियल भी फेस करना पड़ता है, इसका भी करना पड़ता है। जब आप Q4 को लेके आते हैं तो उसको पहले का फेस करना पड़ता है, दूसरे का फेस करना पड़ता है, तीसरे का फेस करना पड़ता है। इस तरीके से हम सिस्टम को असेंबल करते हैं, राइट? बट हियर इन दिस केस आपके पास यहाँ क्या है कि इसमें आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक न्यू टर्म है कि इसमें वो चीज़ तो हम काउंट करेंगे कि ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट करेंगे, बिकॉज चार्ज का अपना एक इनहेरिटेड क्वालिटी है। wherever you put some charge it start emitting the, if you will put some positive charge it will start emitting the electric lines of forces from that point perpendicular to its surface। और यदि वो नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कन्वर्ज कर जाएंगी। ओके, तो उसको प्रॉपर्टी को तो आप बंद नहीं कर सकते। अब आपका जो प्रॉब्लम है कि आपको एक सिंगल चार्ज की, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, राइट?
तो इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कब, जब आप इस चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में लेके आते हैं। अब हम इस पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हमें इन दो दो पैराग्राफ जो हमने पढ़े हैं, इसमें जो आर्टिकल की क्लैरिटी हमें हो गई है कि किस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम है पिछले जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस से किस तरीके से डिफरेंट होने वाला है। देखिए, इन एक्सटर्नल फील्ड ई द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल, या तो आप ई की टर्म में बात कर सकते हैं या फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल की बात भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इक्वल टू सम के, एक कांस्टेंट टाइम आर स्क्वायर से वेरी करेगा, और यहाँ से ही आप यदि पोटेंशियल निकाल लें तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से वेरी करेगा। सो देयर इज ओनली द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बात कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में बात कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन जब पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल को आप डेफिनेशन को बाद में देखते हैं, आपको एक समझना है कि पोटेंशियल बेसिकली क्या चीज़ होती है। देखिए, आप एक चार्ज को यहाँ रख दीजिए, हम आप पेंसिल का रंग बदल देते हैं तो आपके मूड का रंग बदल जाता है। तो मैंने सोर्स चार्ज को यहाँ रख लिया, अब ना ये जो सोर्स चार्ज है अपने किनारे एक फील्ड, एंडलेस फील्ड बना देगा जो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, तो मैं एक बाउंड्री इसकी कंसिडर कर लेता हूँ। यदि मान लो कि आपको एक चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक खींच के लेके आना है, माने आप इसको यहाँ तक लेके आए हैं, तो यहाँ भी इसका कुछ असर है, इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है, राइट। तो यहाँ जो इस सोर्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है, देखिए ये कितना है, 1/4πε0, ये चार्ज का वैल्यू आएगा यहाँ, ये चार्ज। और जब तक आप इस चार्ज को यहाँ लेके आएंगे, अब ये एक दूसरे से कितने दूर आ गए हैं। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आपको किसी से जिससे आप रिपेल होते हो उसके नज़दीक जाने में आपको डर लगता है, तो किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, पेरेंट्स का ले सकते हैं, टीचर्स का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको जिसके पास जाने को आपको डर लगता है, तो जितना आप दूर होंगे उतना सहज होंगे, जितना नज़दीक आप जाते हैं तो उतना ही आपको अनकम्फर्ट ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है परे हटने का। तो ये सिमिलर सिचुएशन वैसे ही है कि ये सोर्स चार्ज है, जिसके पास आप जाना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज के ऊपर क्रिएट कर रहा है, और वो ये आ गया सोर्स चार्ज की इन्फॉर्मेशन, ये आप कितने दूर जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे समझना है। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल को मैं एक दूसरी डेफिनेशन से लिखता हूँ कि किसी पॉइंट के ऊपर यदि आपको आना है तो वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेके आप जिस पॉइंट पर आ रहे हैं, और ये वो चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हैं। बस इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। बाकी थ्योरी जो है उसको आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसे जैसे आपको समझ आता है। हम आगे चलते हैं, अगले पेज पर आप चलिए। उसमें कहता है कि हम ये अज्यूम करते हैं, देखिए बेटा, ये वाला ऐसा कंसेप्ट है कि इसमें जो पोटेंशियल से ज़्यादा, ठीक है, पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है ना, वो होता है 1/4πε0, और ये सोर्स और ये डिस्टेंस, राइट। अब आर के साथ बदलती सिचुएशन के साथ जो पोटेंशियल की हजारों वैल्यू हो सकती है, परंतु जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू फिक्स्ड पॉइंट, विल ऑलवेज रिमेन द सेम, विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि पोटेंशियल में एक पॉइंट जो है आप इन्फिनिटी ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट आपका पी हो जाएगा। ओके, so this is very much interesting to understand what is the importance of potential and potential difference. That is the reason why we always talk in terms of potential difference, and to make potential difference as a potential, we take the potential uh, for one case, a potential at infinity is equal to 0. So because when you will put r is equal to infinite in this case, and potential at infinity will become equal to 0, and it will remain as a potential only. Okay, ये इसको हम पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए कि डी कॉन्टिन्यू टू टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसी से पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल बनता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इन द एक्सटर्नल फील्ड, ये देखिए वर्क डन, ये आपका ये कोई सोर्स चार्ज आ गया और आपका ये पॉइंट पी आ गया,
और ये आप इन्फिनिटी से लेके यहाँ पी पॉइंट तक आ रहे हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो एफ ई इधर को लग रहा है, आप इधर को आ रहे हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, और जो एंगल है 180 डिग्री होगा। समझ आ गया? तो आपको इसके अगेंस्ट जब आप काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से अगेंस्ट जब आप फोर्स लगाते हैं, तो वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। सो दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन फिर पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्म चेंज हो जाता है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। सो अब आप देख लीजिए ये जो वर्क है, वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया। इट इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ये आपको समझना है कि किसकी बात हो रही है। इस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, जहां आप इसको लेके आ रहे हैं वहां पोटेंशियल कितना है, ड्यू टू किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। ये आपको समझना है। ओके, सो अब आपसे पूछा गया कि जी जो वर्क और एनर्जी के सेम यूनिट होते हैं और किस तरीके से आप वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब पेंसिल के रंग बदलने की बारी आ गई है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, जिसको आप लेकर आ रहे हैं, कहाँ तक लेके आ रहे हैं, आर, आर इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इन एक्सटर्नल फील्ड। ये फील्ड कौन सा है, जो एक्स्ट्रा अनस्पेसिफाइड सोर्स से आपने लगाया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, potential energy, that is u, it's a potential energy is equal to q। देखिए इसको आप लेकर आए और कहाँ लेके आए, एट a distance r from the electric field। ये आपको समझने वाली बात है, राइट। अच्छा आगे चलते हैं। अब पेंसिल भी हरी हो जाएगी तो मार्क पार्ट भी हरा हो जाएगा, तो खराबी हो जाएगी। अब चलिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज, अब इसका वैल्यू आप अपने मर्जी से पुट कर दीजिए कि आप मान लो ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, किसी एक पोटेंशियल 1 वोल्ट में लेके आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन, दिस इज वन, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, यू आर ब्रिंगिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा Q इंटू डेल्टा बी। सो दिस पार्ट इज Q एंड डेल्टा बी इज this part is 1 volt. Okay, so what will happen then, you will write that charge on an electron is 1.6 cross 10 to the power minus 19 कूलम। पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.6 क्रॉस 10 to the power minus 19 कूलम इंटू वोल्ट। तो कूलम और वोल्ट के जो यूनिट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये जाउल हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 to the power minus 19 जाल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग आप समझिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होना है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, राइट। सो इसका जो स्केल जाउल, हम यहाँ ये देखिए, आप इसको स्केल जो है ये जाउल एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक स्केल, न्यूक्लियर फिनोमेनास और पार्टिकल फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो यदि आपको ये कहा जाए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको बड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्क के जो और एनर्जी के यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे। किलो की वैल्यू आपने 10⁻³ पुट कर देनी है, राइट। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप इसको 10⁻³ पुट करेंगे तो इसके साथ आपके पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो किलो की जगह आप 10⁻³ पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ये जो आपकी एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जाउल हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तो ये देखिए आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा क्या मतलब क्या होता है, 10⁻6 हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, उसमें एनर्जी होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल हो जाएगी। तो कितनी बचेगी, ये बचेगी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻13 जाउल। ओके, ये बात भी आपको क्लियर हो गया। आगे इसी तरह बाकी आपके लिए खुद के लिए असाइनमेंट हो जाएगी, गीगा और टेरा में इस तरीके से आप कन्वर्जन करके इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूज योर ओन हेड एट ऑल। सो आई थिंक दिस इज ऑल इनफ अबाउट दिस आर्टिकल। थैंक यू।